गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। ये कंप्लीट वीडियो होगी पूरे बिल्डिंग मटेरियल के लिए। इसके बाहर से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन हैं इसी के अंदर आप आएंगे, चाहे आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दें, ठीक है, या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी सब्जेक्टिव मटेरियल्स के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ इस वीडियो में अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक हो गया अपना स्टोन, ब्रिक, सीमेंट, लाइम, कंक्रीट, एडमिक्सचर, मोटार, एग्रीगेट, ग्लास, टिम्बर, पेंट, वार्निश, डिस्टेम्बर, बिटुमेन टार एंड एस्फाल्ट, गैल्वेनाइज्ड आयरन, एल्युमिनियम, स्टील एंड प्लास्टिक, पीवीसी, सीपीवीसी एंड पीपीएफ। ये सारे टॉपिक अपन इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं वन बाई वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टोन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली स्टोन क्या है, देखो स्टोन क्या है। हम जब भी अपन अर्थ क्रस्ट को देखते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस का जो ऊपरी परत है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी रॉक्स अवेलेबल हैं और उस रॉक को क्या कर दिया है, यदि डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे पार्टों के अंतर्गत तोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, अपना स्टोन होता है। ठीक है, अब स्टोन का यूज क्या है, जैसे स्टोन की सूटेबिलिटी क्या है कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो अपन ने देखा कोई भी अपन को रिटेनिंग वॉल बनानी हो, अबेटमेंट बनाना हो, डैम बनाना हो, रोड बनाना हो, या फिर कोई भी बिल्डिंग के अंतर्गत अपन को उसकी फाउंडेशन में बनाना, वहाँ भी अपन यूज़ कर सकते हैं। पुराने टाइम से बहुत करते थे। अब जैसे बेसमेंट बना तो उसकी साइड की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर भी अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टोन को अपन यूज़ बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत करते आ रहे हैं पुराने टाइम से भी, और आगे भी ये चलता रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे फ्लोरिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन्स को अपन यूज़ करते हैं, फिनिशिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, या फिर अपन कोई मोनूमेंट वगैरह बनवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी अपन स्टोन्स को यूज़ करते हैं। तो अब स्टोन अपन को मिलता क्या है, उसके लिए एक प्रोसेस होता है क्वेरिंग, यानी कि कोई भी रॉक है उससे अपन को स्टोन को निकालना क्या कहलाता है, ये क्वेरिंग कहलाता है। तो क्वेरिंग के भी बहुत सारे अपन को मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, मेथड जैसे कि अपन ब्लास्टिंग के निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर चाइजल्स की हेल्प से, मैनुअल मेथड से, हैमर्स की हेल्प से भी अपन क्वेरिंग कर सकते हैं स्टोन। अब क्वेर्ड जो स्टोन होता है उसके बाद अपन को क्या करना होता है, उसकी ड्रेसिंग करनी होती है। ठीक है, तो ड्रेसिंग का बेसिकली मीन क्या है कि अपन को सुटेबल शेप के अंतर्गत उसको कन्वर्ट करना होता है। भाई जो बड़े बड़े जो हार्ड स्टोन हैं उनको अपन क्या है, जिस भी साइज़ के अंदर अपन को रिक्वायर्ड है उसमें साइज़ में या शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ठीक है, तो बेसिकली 3 स्टेप में क्या बात करें। जैसे पहली स्टेप के अंदर क्या हो गया, रॉक हो गया, उसको अपन ने क्या कर दिया, क्वेरिंग करी रॉक से, और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, स्टोन की ड्रेसिंग अपन ने यहाँ पर कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्वेरिंग की बात करें तो क्वेरिंग के 2 मेथड अपन मेनली यूज़ करते हैं। एक पहला जो मेथड होता है वो तो डिगिंग हो गया, दूसरा हो गया ब्लास्टिंग। ठीक है, तो डिगिंग के लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, स्टील वेज यूज़ कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, और स्वेलिंग हार्ड वुडन पैक्स। ठीक है, हार्ड वुडन पैक, स्वेलिंग यानी कि जो लकड़ी के जो वुडन पैक हैं उसको भी अपन पहले क्या करेंगे, एक होल करेंगे, उसके अंदर उसको हैमर के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अपन डिगिंग कर सकते हैं। ब्लास्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक बोर होल करेंगे। अब ब्लास्टिंग कहाँ यूज़ करनी है, अपन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंतर्गत चाहिए और रॉक अपनी क्या है, हार्ड है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक बोर होल करते हैं। ठीक है, बोरिंग ए होल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर कोई भी ब्लास्टिंग पाउडर डालते हैं, या डायनामाइट हो सकता है, गन पाउडर हो सकता है, जो भी होगा उसके ऊपर अपन एक्सप्लोसिव डाल देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर फिलिंग करेंगे। ठीक है, एक वायर यहाँ से लगा लेंगे, जो अपन को फ्यूज वायर लगा लेते हैं, जिससे अपन क्या करें, इसको बर्न कराएंगे। ठीक है, इसकी फायरिंग कराएंगे। तो क्या किया, सबसे पहले बोर होल किया, उसके बाद अपन ने एक्सप्लोसिव उसके अंदर डाल दिया, उसके बाद उसकी अपन टैंपिंग कर दी, बैकफिल के द्वारा उसको वापस पैक कर दिया, और फ्यूज़ तार की हेल्प से या फिर इलेक्ट्रिक मेथड्स की हेल्प से अपन बहुत दूर से अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। उससे क्या होगा, ब्लास्ट होगा और जो रॉक है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंतर्गत टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली जो अपन अब तक जो मेथड पढ़ते हैं वो 3 मेथड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो वन बाई वन अपन इनको डिस्कस करेंगे। जियोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी कि किस तरह से वो फॉर्म हो रही है सॉइल, इसकी जियोलॉजी कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग। फिजिकल के अंतर्गत अपन उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, थर्ड होगा उसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग भी अपन रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रॉक्स को 3 टाइप्स में रखा हुआ है, 3 पार्ट्स में रखा हुआ है। जैसे कि पहला हो गया इग्नियस रॉक, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक, और थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब अपन इग्नियस रॉक है उसको अपन फर्दर 3 पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला हो गया अपना प्लूटोनिक रॉक,
सेकंड हो गया हाइपोबेसाइल रॉक और थर्ड वन इज वॉल्केनिक। अब इनको भी अपन डिस्कस करते हैं कि ये रॉक किस तरह से अपन ने क्लासीफाई किए हैं। जैसे इग्नियस रॉक की अपन ने बात करी, तो इग्नियस रॉक में क्या होगा, देखो जैसे ही अपना कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि एक तरह से कोई ज्वालामुखी जैसे अपना आता है, तो उसमें से क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट से नीचे जो पार्ट है यानी अर्थ की जो अंतरिक्ष सतह है उसके अंदर क्या है, अपनी अर्थ जो है क्या है, बॉम है यानी गर्म है, ठीक है। एक तरह से अपन ऐसा मानते हैं कि नीचे इसके अंदर क्या है, वह गर्म लिक्विड भरा हुआ है जिसको अपन लावा या फिर मैग्मा बोल देते हैं। तो जैसे अपना वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो क्या होता है, जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और ऊपर आके कूलिंग होने के बाद में जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो अपनी क्या कहलाती है भाई, इग्नियस रॉक कहलाती है। इसमें अपन क्या याद रखना है, कूलिंग ऑफ मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा है और इससे जो रॉक फॉर्म हो रही है उसको अपन क्या कह देते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। अभी देखो इग्नियस रॉक के अपन 3 पार्ट पढ़े थे, प्लूटोनिक रॉक, हाइपोबेसाइल और वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो इसको अपन 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब क्या हो गया, जो अंदर यानी कि अर्थ सरफेस के बाहर आके नहीं, यानी कि अंदर ही क्या हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, तो वो अपनी क्या कहलाती है, इंट्रूसिव। और जो सरफेस के ऊपर आके जमी है या फिर सॉलिडिफाई हुई है या फिर कूलिंग हुई है उसकी, तो वो अपनी क्या कहलाती है भाई, एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो अबव तो एक्सट्रूसिव और अंदर तो इंट्रूसिव, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अब जैसे प्लूटोनिक रॉक है, हाइपोबेसाइल रॉक है, वॉल्केनिक इरप्शन रॉक की बात अपन करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसीडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे आने से पहले ही, बहुत पहले ही, यदि कोई लावा है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया अर्थ सरफेस पे और एक लिमिटिंग डेप्थ के बाद में वो क्या हो गया, कूल डाउन हो गया है, ठीक है। तो वो अपनी जो रॉक बनेगी उसको अपन क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। अब प्लूटोनिक रॉक एक तरह से किस में आएगी, यदि मैं एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव की बात करूँ तो किस में आएगी, इंट्रूसिव के अंतर्गत ही आएगी, ठीक है। तो इग्नियस रॉक अब जिसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, जैसे प्लूटोनिक रॉक के अंदर मेनली जो मेन एग्जांपल है वो क्या है, ग्रेनाइट है, ठीक है। तो ग्रेनाइट रॉक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव बेस से या फिर सब्जेक्टिव बेस से, ग्रेनाइट क्या है, तो ग्रेनाइट एक क्या है, इग्नियस रॉक तो है ही, उसके साथ में कौन सी, प्लूटोनिक है, यानी कि ये कुछ डेप्थ के बाद में मिलती है। जैसे अपन मान लीजिए 1 किलोमीटर डेप्थ के नीचे ही अपन को ग्रेनाइट मिल रहा है या फिर 500 मीटर नीचे अपन को क्या मिल रहा है, ग्रेनाइट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अपन सेकंड अपन बात करते हैं पहले वॉल्केनिक रॉक की। तो वॉल्केनिक रॉक का मतलब क्या हो गया, जो मैग्मा है वो पूरी तरह से अर्थ सरफेस पे आ गया है, ठीक है, क्या हो गया है, अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया है और वहाँ जाके यदि ये कूल हो रहा है या सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल में अपने मिल जाएगा, एक तो बेसाल्ट मिलेगा और एक मिलेगा अपन को ट्रैप, ठीक है। बेसाल्ट और जो ट्रैप है वो क्या है, एक्सट्रूसिव रॉक है या फिर अपन वॉल्केनिक रॉक इसको बोल सकते हैं। ये बहुत ही एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन होते हैं, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं जो क्या होते हैं, फाइन ग्रेन होते हैं। उसी तरह अब बात करते हैं, देखो एक प्लूटोनिक रॉक का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा डेप्थ यानी बहुत ज़्यादा नीचे जम गया, वॉल्केनिक मतलब क्या हो गया, सरफेस के ऊपर जम गया। अब यदि कोई रिलेटिवली सैलो डेप्थ के ऊपर जम गया है, यानी कि पूरी तरह से बाहर तो नहीं आया है लेकिन कम डेप्थ के ऊपर ही अपन को जो रॉक मिल जाए, ठीक है, यानी कि जो मैग्मा है वो थोड़ी कम डेप्थ के ऊपर ही क्या हो गया है, जमा हो गया है, तो वो रॉक क्या कहलाती है, अपनी हाइपोबेसाइल कहलाती है, ठीक है। द कूलिंग इज क्विक एंड हैंस द रॉक पॉइज फाइनली ग्रेन क्रिस्टलाइन सॉइल, ये भी क्या होती है, फाइन ग्रेन सॉइल ही होती है। इसका एग्जांपल में अपन तौर पर देख सकते हैं डोलेराइट रॉक जो है वो किस में आती है, हाइपोबेसाइल रॉक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। देखो सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, बेसिकली देखो अब जैसे मान लिया अभी अपन ने इग्नियस रॉक पढ़ा है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक जैसे मान ली कोई एग्जिस्टिंग रॉक है, कोई एग्जिस्टिंग रॉक है, पहले से ही रॉक है, उसका किसी कारणवश क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाए बेसिकली ये। और ये इस प्रोसेस को अपने टेक्निकल वर्ड में बात करूँ तो इसको अपन बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। तो कोई भी एक रॉक है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, वेदरिंग। अब वेदरिंग भी अपन 2 तरह से अपन क्लासीफाई कर देते हैं, भाई केमिकल वेदरिंग हुई या फिजिकल वेदरिंग हुई है। तो वेदरिंग अभी अपन ये समझेंगे वेदरिंग, ठीक है। तो यानी कि रॉक का टूटना। अब एक बात भाई, रॉक यदि कोई पेरेंट रॉक है उसमें क्या हो गई, वेदरिंग हो गई, वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद में कुछ वेदरिंग एजेंसी लाइक रेन हो गया अपना, यानी पानी, बारिश का पानी हो गया, ठीक है, जो रिवर वाटर है वो हो गया, या फिर विंड हो गया। मेनली अपन बेसिक एजेंसी मानते हैं 2, वाटर और विंड। इनकी हेल्प से यदि वो रॉक है वो एग्जिस्टिंग रॉक को छोड़ के कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे राजस्थान के अंदर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं तो एक जगह से जो धूल है वो उड़ के दूसरी जगह पर जमने लग जाती है ना। तो इस रॉक को ट्रांसपोर्ट होने के बाद दूसरी जगह क्या होने लग रहा है, इसका डिपोजिशन होने लग रहा है, यानी कि जम रही है फिर दूसरी जगह पर, ठीक है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक के डिपोजिशन की वजह से क्या होती है, रॉक फॉर्म होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं ग्रेवल हो सकता है, सैंडस्टोन हो सकता है, लाइमस्टोन हो सकता है, जिप्सम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक के आते हैं, ठीक है। और फिर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो थर्ड पार्ट था वो था अपना मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, इससे पहले अपन समझते हैं एक फिनोमेना होता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं भाई, मेटामॉर्फिज्म, यानी कि
पहले जो कोई एग्जिस्टिंग रॉक है, जैसे चाहे वो इग्नियस हो या फिर सेडिमेंट्री हो, यदि उस रॉक के ऊपर यदि अपन प्रेशर या टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन कर दें, ठीक है, क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर प्रेशर को इंक्रीज कर दें, ठीक है, इनके अंदर क्या हो, चेंज हो जाए। और इस चेंज होने की वजह से यदि जो अपनी जो रॉक है वो क्या है, और हार्ड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिज कहलाती है। अब ये मेटामॉर्फिज है, एक फिजिकल भी हो सकता है जैसे कि हीट और प्रेशर की वजह से, या फिर कोई केमिकली फ्लूइड की वजह से भी हो सकता है मेटामॉर्फिज, यानी कि और उसको डेंसिफाई हो गया, कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, जो चेंज हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग या फिर प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं उनके करेक्टर के अंतर्गत, ठीक है, उससे बनती है अपनी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक की भी बन सकती है और सेडिमेंट्री रॉक की भी बन सकती है, ठीक है। तो ये तो था अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्या बात करते हैं भाई, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रॉक को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला अपना हो गया स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड हो गया अनस्ट्रेटिफाइड, एंड थर्ड वन इज फॉलिटेटेड रॉक्स, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब सिंपल सा ये है कि यदि ये जो रॉक है वो लेयर के फॉर्म में जमा हुई हो सीधी, आपको यदि क्लियरली विजिबल हो, ये जो आपको ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेटिफाइड रॉक है, ठीक है, इसके अंदर आपको सारी लेयर क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है। और ये कब होगा, ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, अपन ने देखा यदि अभी एक सीजन है, एक सीजन के अंतर्गत जो रॉक है प्री एग्जिस्टिंग वो डिसइंटीग्रेट हुई, ट्रांसपोर्ट होगी, दूसरी जगह डिपोजिट हो गई, सेकंड रेनी सीजन आया, उसके बाद दूसरी लेयर जम गई। इस तरह से लेयर का जो फॉर्मेशन इसके अंतर्गत होता है, हर एक लेयर है वो इनडिस्टिंक्ट होती है, यानी दिखती है अपन को, डिस्टिंक्ट होती है, सॉरी, है ना। तो हर एक लेयर अपन को आसानी से दिख जाती है इसके अंदर, तो वो क्या कहलाती है, अपनी स्ट्रेटिफाइड रॉक कहलाती है, ठीक है। इसके जो भी एग्जांपल की बात करेंगे तो जितने भी अपनी क्या है सेडिमेंट्री रॉक है उस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। सेकंड अपन बात करते हैं अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड मतलब आपको कुछ भी नहीं, कोई लेयर का फॉर्मेशन देखेगा ही नहीं आपको। तो ये कब होगा भाई, अपन ने देखा कि ये बहुत सारा जो मैग्मा है या फिर लावा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, नीचे से आ रहा है और ऊपर आके जम गया, एक बहुत बड़ा मास उसका हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे अपन को कोई लेयर का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। तो ये सारी जो इग्नियस रॉक हैं वो कैटेगरी इसमें अपन रख देंगे। अनस्ट्रेटिफाइड कैटेगरी के अंदर कौन सी रॉक रखेंगे, अपन इग्नियस रॉक को रखेंगे। उसके बाद में आता है फॉलिटेड। फॉलिटेड यानी कि इसके अंदर लेयरें पूरी तरह से दिख भी नहीं रही हैं और एक तरह से इनविजिबल भी नहीं है। तो ये वही हो गया एक तरह से मीडियम, यानी कि जो इग्नियस रॉक है उसके अंदर या तो लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाए, फिर सेडिमेंटेशन रॉक के अंदर कुछ लेयर है वो इनडिस्टिंक्ट हो जाए, तो क्या कहलाती है, फॉलिटेड कहलाती हैं। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। तो अभी अपने सीधा कैटेगराइज कर दिया, इग्नियस रॉक है वो किसके अंदर आएंगे, अनस्ट्रेटिफाइड के अंदर, सेडिमेंट्री आएंगे अपने स्ट्रेटिफाइड के अंतर्गत, और मेटामॉर्फिक रॉक जो आएंगे वो अपनी आएंगे फॉलिटेड रॉक के अंतर्गत। उसके बाद थर्ड जो क्लासिफिकेशन जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन से अपन सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जिस भी मिनरल की या फिर केमिकल की उसके अंदर क्या होगी, प्रचुर मात्रा होगी, यानी कि ज़्यादा मात्रा होगी, कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वो उसी रॉक का अपन नाम रख देंगे। जैसे कि कोई सिलिशियस रॉक है, तो सिलिशियस रॉक का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर सिलिका की कंटेंट क्या हो, ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा क्या हो, सिलिका हो, तो वो रॉक अपनी क्या कहलाती है, सिलिशियस रॉक कहलाती है। और एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे ग्रेनाइट हो गया या फिर क्वार्जाइट हो गया, तो ये दोनों ही रॉक हैं जिसके अंदर सिलिका की कंटेंट ज़्यादा होती है। फिर सेकंड अपन बात करते हैं आर्जिलियस रॉक, ठीक है। आर्जिलियस रॉक का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या होगा, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एल्यूमिना की कंटेंट यदि 50% से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, अपनी आर्जिलियस रॉक हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्लेट हो गया, लेटेराइट्स हो गया, ठीक है। थर्ड अपनी आती है कैलकेरस रॉक। कैलकेरस के अंदर मतलब लाइम की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, CaO की यदि कंटेंट ज़्यादा है तो अपनी क्या हो जाएगी, कैलकेरस रॉक हो जाएगी। एग्जाम्पल में देख सकते हैं अपन लाइमस्टोन एंड मार्बल, ठीक है। तो ये कई बार ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी एक रॉक आपको दे देगा, फिर वो पूछ लेगा कि ये रॉक कौन सी, इसका टाइप कौन सा है, तो ऑप्शन मिल गया सिलिशियस, आर्जिलियस, कैलकेरस, ठीक है। एक कोई और फर्दर ऑप्शन दे देगा तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कौन सी रॉक है, ठीक है। ये ईजी लेवल के क्वेश्चन में ही आ जाता है। उसके बाद जो मेन एग्जाम्पल बात करते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के जैसे अपन ने पढ़ा था कि ग्रेनाइट हो गया, प्लूटोनिक रॉक, उसके बाद डोलराइट था, हाइपरबेसाइल रॉक, और उसके बाद वॉल्केनिक में पढ़ा था अपने बेसाल्ट ट्रैप। इसके अलावा भी कुछ रॉक्स हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। मेन जो एग्जांपल है यहाँ से भी क्वेश्चन मेनली बन जाता है कई बार। जैसे अपन बात करें ऑब्सीडियन, तो ऑब्सीडियन क्या है, इट्स ए वॉल्केनिक ग्लास विदाउट गैस बबल्स एंड यूजुअली ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर। एक रॉक है, ठीक है, जो मेनली वॉल्केनिक ग्लास है जिसके अंतर्गत गैस के कोई भी बबल्स नहीं है, और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा या फिर डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, ठीक है। प्यूमिस की बात करें तो ये भी एक वॉल्केनिक ग्लास है जो कि फिल्ड विद गैस बबल, यानी कि ऑक्सीजन और प्यूमिस के अंदर जब अपन डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा,
प्यूमिस के अंतर्गत क्या होंगे, बबल्स होंगे, गैस के बबल्स होंगे, इसके अंदर बबल्स नहीं होते हैं। फिर अपन बात करते हैं रियोलाइट। ये क्या होता है, इसके अंदर हाई सिलिका फाइन ग्रेन रॉक होती है ग्रे कलर की, ठीक है। इसका ग्रे हो सकता है, फिर लाइट ब्राउन कलर हो सकता है, थोड़ा येलोइश भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, और भी अर्थी कलर के अंतर्गत ये मेनली पाई जाती है। एंडेसाइट की बात करें तो ये क्या हो गया, बेसाल्ट और रियोलाइट दोनों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, मिडवे हो गया, ठीक है। इसका भी मीडियम ब्राउन कलर होता है। और मेन जो अपने इंपॉर्टेंट है वो बेसाल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन की कंटेंट ज़्यादा होती है, आयरन की कंटेंट इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो क्या होता है, ब्लैक टू ब्राउन कलर होता है। और मेनली इसका जो यूज है वो कई बार पूछा जाता है कि रोड वर्क के अंतर्गत या फिर रबर मैसनरी के अंतर्गत या फिर फाउंडेशन वर्क के अंतर्गत अपन कौन सी रॉक को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसाल्ट, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ग्रेनाइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रेनाइट में क्या होता है, ग्रेनाइट किसकी बनी हुई है, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स की बनी होती है, और इसका जो कलर है वो क्या होता है, पिंक रेडिश कलर हो सकता है। मेनली यूज़ किया हाँ करते हैं इसका, तो स्टेप्स के अंतर्गत करते हैं, ब्रिज अबिटमेंट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, बालास्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉलम पियर्स के अंतर्गत अपन ग्रेनाइट को यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट में कई बार पूछ लेते हैं मिनरल कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर फेल्सपार, सिलिका और माइका तीनों ही मिनरल्स के अंदर मेनली पाए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं डायोराइट की। तो डायोराइट क्या है, ये इंटरमीडिएट हो गया गैब्रू एंड ग्रेनाइट का, गैब्रू और ग्रेनाइट। तो पहले अपन गैब्रू देख लेते हैं, ये क्या है, डार्क कलर की होती है, और यहाँ अपन ग्रेनाइट पढ़ा था, ये क्या होती है भाई, रेडिश कलर की। तो इन दोनों का जो मिक्स कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है अपनी डोलोराइट हो जाएगी। उसके बाद पोरीफाई मेड ऑफ मिक्स्ड ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, मिक्स्ड ग्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप याद रखिएगा, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, वेरेसिका हो गया, सैंडस्टोन हो गया, सिल्ट स्टोन हो गया, सेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कंकर हो गया, चाक हो गया। तो मेनली देखो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट यही है, लाइमस्टोन हो गया। जैसे सैंडस्टोन की अपन बात करें तो सैंडस्टोन क्या होता है, इट इज ए सैंड ग्रेन सीमेंटेड टुगेदर इनटू सॉलिड स्टोन, इट्स यूज्ड टू फ्लोरिंग स्टेप इन ऑर्नामेंटल वर्क्स। जब भी आपसे इसका यूज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप याद रख सकते हैं भाई, फ्लोरिंग के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, सैंडस्टोन यूज़ कर रहे हैं। स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ जब बनाते हैं वहाँ अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, सैंडस्टोन यूज़ कर रहे हैं। ऑर्नामेंटल पर्पज से भी अपन इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से कंकर से पूछ लेता है कई बार कि जो हाइड्रोलिक लाइम है वो कौन सी रॉक से बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोलिक लाइम है वो कंकर से बनता है, और ये सेडिमेंट्री की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। लाइमस्टोन भी मोस्ट यूज आता है, क्योंकि इसको अपन सीमेंट बनाने के अंदर काम में यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीधा सीधा लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर इसको कैल्साइट यूज़ करते हैं। यूज़ कहाँ हो गया इसका, लाइमस्टोन का, फ्लोरिंग के अंतर्गत, वॉल्स के अंतर्गत या फिर रोड वर्क के अंतर्गत इसको यूज़ किया जाता है। चाक है, चाक के बारे में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि इससे देखो क्या बनता है, रिच लाइम बनता है, यानी फैट लाइम की अपन बात करते हैं। तो फैट लाइम किससे बनता है भाई, चाक से बनता है। और फैट लाइम चाक से बनता है, और फैट लाइम का यूज़ कहाँ करते हैं अपन, पुट्टी के अंतर्गत, ठीक है। तो पुट्टी की मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत भी अपन इस रॉक को यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अपना आता है सेल, ठीक है। तो सेल के बारे में पूछा जाता है, कंपोज बाय मड एंड इट्स मिक्स फ्लैक ऑफ क्ले मिनरल्स एंड टिनी फ्रैगमेंट एंड अदर मिनरल्स। तो सेल है, ये भी अपन सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, सीमेंट बनाने के अंदर, लाइमस्टोन सेल, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अपन आपसे पूछा जाए सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल बताइए, तो सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, कंकर, चाक, जिप्सम, सेलेनाइट, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं, तो कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आएंगे, जो मेटामॉर्फिक एक्शन से बनी हुई, चाहे इग्नियस हो, चाहे उसका यानी एक तरह से क्या हो गया, रूपांतरण हो गया, एक टर्म से दूसरी रॉक के अंतर्गत वो कन्वर्ट हो गई। तो जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं क्वार्ट्जाइट, ठीक है। तो क्वार्ट्जाइट के मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, और ये मेनली जो क्वार्ट्जाइट है वो क्या है, सैंडस्टोन से कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो ये याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि क्वार्ट्जाइट किसका मतलब चेंज वाला रूप है, ठीक है। तो क्वार्ट्जाइट किसका है, सैंडस्टोन का ही एक मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा बदला हुआ रूप है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं अपन, रिटेनिंग वॉल्स के अंदर यूज़ करते हैं, कॉन्क्रीट एग्रीगेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, रबर मैसनरी के। फिर मार्बल के बारे में पूछा जाए तो मार्बल किसका कन्वर्टेड है, ये लाइमस्टोन का है। तो सैंडस्टोन से तो क्या हो गया अपना क्वार्ट्जाइट, और लाइमस्टोन से क्या हो गया मार्बल। और मार्बल का यूज़ कहाँ करते हैं अपन, कोई भी ऑर्नामेंटल वर्क हो, ठीक है, फ्लोरिंग के अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं, कॉलम के अंतर्गत भी मार्बल को यूज़ किया जाता है। स्लेट की बात करता हूँ तो स्लेट किसका कन्वर्टेड रूप है, ये सेल का कन्वर्टेड रूप हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इट इज़ ए फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक यूज इन रूफिंग। अब इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, मेनली रूफिंग के अंतर्गत। रूफिंग यानी कि जो अपन स्लैब, कहीं बहुत सी जगह अपने RC की स्लैब नहीं डालते हैं, वहाँ पर यदि रूफिंग करते हैं तो अपन स्लेट टाइप की जो रॉक है उससे अपन कर देते हैं, ठीक है।
तो फायरलाइट की बात करते हैं तो ये भी क्या है, फाइन ग्रेन रॉक है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक के ही पार्ट मतलब टाइप है। सिचिस्ट पूछ सकता है, ये कोर्स ग्रेन रॉक है। ग्नीस की बात करते हैं, देखो ग्नीस क्या होता है, ये ग्रेनाइट का ग्रुप है ना, तो ग्रेनाइट का यदि रूपांतरण होगा तो क्या होगा, ग्नीस के अंतर्गत हो जाएगा। उसी तरह लेटेराइट हो गया, मोरम हो गया, ठीक है। मोरम ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, मोरम को आप सेडिमेंट्री में डाल सकते हो, लेकिन ये है कौन सा, मेटामॉर्फिक रॉक है। मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, गार्डन वॉल्स के अंतर्गत, कोई भी पाथ यानी रोड बनाना है, रास्ता बनाते हैं अपन, तो वहाँ अपन मोरम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा तीनों ही रॉक का, उसके बाद में अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स तीनों ही रॉक के अपन पढ़ लिए। और देखो अब ये कन्वर्जन के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेनाइट किससे बनता है, मतलब ग्रेनाइट से कौन सी रॉक बनती है, ग्नीस बनती है। सेनाइट की बात करें तो भी ग्नीस इससे कन्वर्ट होती है। सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लाइमस्टोन है वो मार्बल के अंतर्गत या फिर सिचिस्ट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। मार्बल की बात करें तो ये मार्बल में कन्वर्ट होती है। सेल स्लेट के अंतर्गत होती है। सेल और मडस्टोन ये दोनों ही किसमें होती है, स्लेट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। डोलोमाइट मार्बल के अंदर कन्वर्ट होती है। डोलोराइट या बेसाल्ट है, ये दोनों सिचिस्ट के अंतर्गत भी कन्वर्ट हो सकती हैं। एल्साइट की बात करें तो सिचिस्ट के अंतर्गत, और कॉन्गोमलेरेट ये भी ग्नीस के अंदर कन्वर्ट होती है। तो मेटामॉर्फिक में देखो ग्नीस अपन देख रहे हैं, एक तो एक क्वार्ट्जाइट और मार्बल और स्लेट, ठीक है। तो मेन एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ग्रेनाइट से ग्नीस बनेगा, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बनेगा, लाइमस्टोन से मार्बल बनेगा, सेल से स्लेट बनेगा, ठीक है, और डोलोराइट से सिचिस्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये इनका क्या कन्वर्जन हो गया। पेरेंट रॉक क्या थी, ग्रेनाइट थी, और मेटामॉर्फिक के बाद में कौन सी रॉक में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब जैसे बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट कौन सी रॉक थी, इग्नियस रॉक थी, ठीक है। तो यदि इसके मेटामॉर्फिक की बात करेंगे तो ये ग्रेनुलेटेड बेसाल्ट में कन्वर्ट होती है। ये मेन रॉक बताती है। बेसाल्ट क्या होगी, ग्रेनुलेटेड बेसाल्ट, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, सिचिस्ट के अंतर्गत भी ये क्या हो रही थी, कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। लाइमस्टोन किस में कन्वर्ट हो रही है, मार्बल के अंतर्गत। सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट के अंतर्गत। मडस्टोन स्लेट के अंतर्गत। मडस्टोन हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है भाई, अपनी स्लेट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर मेनली बात करते हैं कि अब ये स्टोन है, इसको अपन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अपन को देखा है स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पेमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, ब्लास्ट एंड रेलवे के जो ब्लास्ट हैं, रेलवे के अंदर नीचे जो स्लीपर्स के नीचे जो एग्रीगेट डालते हैं वो भी ब्लास्ट उसको बोलते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिक मटेरियल के अंदर आप चाहो तो जैसे कि आपके एलोमेरा या कवर्ड वही बनते थे पुराने टाइम के अंदर, तो वो स्टोन के बनते थे। फ्लोरिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस के अंतर्गत अपन स्टोन को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव से यहाँ भी पूछ लेता है कि क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक स्टोन बताइए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस से आपको पर्टिकुलर एक स्टोन के बारे में पूछ लेगा, और वहीं यदि आप कोई मेंस एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का हो या फिर कोई स्टेट पीएससी का एईएन का एग्जाम हो, ठीक है, तो वहाँ भी इसके एक क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा खासा 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपन को स्टोन की एक अच्छा यदि गुड बिल्डिंग स्टोन है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ये क्वेश्चन जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया था आपकी बार भी शायद, क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ की अपन बात करें तो स्टोन के अंदर जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 100 न्यूटन पर mm से कम नहीं होनी चाहिए, यदि आप एक गुड बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं। अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस इसका अच्छा होना चाहिए, एक सेम कलर का होना चाहिए, सेम कंपोजिशन का बना हुआ होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है कि लॉन्ग लास्टिंग कितना है, यानी कि बाहर की जो फिजिकल एजेंसी है फिर केमिकल वेदरिंग की वजह से इस पर कितना अफेक्ट पड़ रहा है, बाहर के जो एनवायरमेंटल अफेक्ट हैं वो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ने चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं हार्डनेस की। तो जो स्टोन है हार्डनेस से अपन क्या बात है, यदि कोई भी एक स्टोन है उसको अपन आइडेंटिफिकेशन करें या फिर अपन उसको स्क्रैच करने के देखें, ठीक है। तो एक हार्डनेस कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू है यदि 17 से अच्छा होता है तो वो रोड वर्क के अंदर अच्छा यूज़ किया जाता है, अच्छा माना जाता है, यानी ग्रेटर देन हार्डनेस क्या होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेनली रोड वर्क के अंतर्गत यूज़ किया है, तो कई बार ये पूछ लेता है कि इफ़ ए स्टोन इज यूज इन ए रोड वर्क तो व्हाट अबाउट द हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है, उसकी 17 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना अपन को। और नॉर्मली भी पूछे तो आप ये लिखिएगा 17 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। हार्डनेस के अकॉर्डिंग यदि 14 से यदि जो हार्डनेस है वो कम है तो उसको अपन क्या कहते हैं, पुअर है, इसकी हार्डनेस क्या है, इसकी जो सरफेस है वो क्या है, पुअर है, हार्ड नहीं है। फिर अपन बात करते हैं परसेंटेज वियर एंड टीयर। यदि दो स्टोन्स हैं, यदि उनको आपस में भी क्या किया जाए, रगड़ा जाए, या फिर किसी दूसरी मटेरियल के अंतर्गत यदि अपने जैसे इसके लिए टेस्ट भी करते हैं अपन, लॉस एंजल्स टेस्ट हो गया या फिर वियर टीयर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लेस देन 3% होना चाहिए। 3% से यदि ज़्यादा यदि कोई स्टोन के अंदर वियरिंग एंड टीयर हो रहा है तो उस स्टोन को अपन गुड बिल्डिंग स्टोन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत जल्दी फायर से क्या हो, अफेक्ट पड़ जाए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन या फिर उसके अंदर क्रैकिंग की चांसेस हो जाएं कम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो उसकी वैल्यू
2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करते हैं तो देखो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 10% से है तो ये रिजेक्ट हो गया, इसको अपन यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। टफनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि 13 से कम तो होनी नहीं चाहिए, नहीं तो लो टफनेस के अंदर आ जाता है। और इसकी जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, ये 13 to 19 है तो मीडियम टफनेस कहलाएगी, और यदि 19 से ग्रेटर है तो वो हार्ड कहलाएगा, ठीक है, हाई टफनेस वाला स्टोन कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ बात करी क्वालिटी पैरामीटर्स की। तो ये जो अपना पूरा टॉपिक था वो अपन ने क्या पढ़ा, स्टोन के बारे में पढ़ा, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया इसका, कि क्या स्टोन क्या होता है, ड्रेसिंग क्या होती है, क्वेरिंग क्या होती है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन अपन ने देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे, मेन जो एग्जांपल्स थे इग्नियस रॉक के, सेडिमेंट्री के, ठीक है। उसके बाद अपन ने गुड क्वालिटी स्टोन्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं, वो है ब्रिक, ठीक है। वेल नोन है, मेनली अपन इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो क्या है ब्रिक, क्या है, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो कि मिट्टी का अपन ने पहले बनाया, मोल्ड किया है, उसको फिर अपन ने क्या है सनलाइट के अंदर ड्राई किया, और उसके बाद में अपन ने बर्न करके उसके अंदर स्ट्रेंथ को जनरेट किया है, ठीक है। तो ये क्या है, क्ले का ही पार्ट है, या फिर अपन कई बार ऐसे कहते हैं क्ले मटेरियल क्या है, ठीक है, क्ले कंपाउंड, ठीक है। तो ये एक ब्रिक है। तो ब्रिक में अपन को जैसे एक नॉर्मल आपने को ब्रिक देखी होगी तो उसके अंदर क्या होगा भाई, एक इसकी लेंथ होती है, एक इसकी क्या होती है विड्थ होती है, और एक इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो अब इसके यदि मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो इस पोर्शन को अपन क्या इसका हेडर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, हेडर फेस बोलते हैं। यदि लेंथ और थिकनेस वाली पार्ट की बात करें तो इसको अपन स्ट्रेचर पॉइंट बोलते हैं। इसके ऊपर में अपन देखा होगा एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। वो डिप्रेशन मेनली क्यों प्रोवाइड किया जाता है कि जब भी अपन ब्रिक को यूज़ करें तो मोटर इसके अंतर्गत एक की एलिमेंट की तरह बिहेव करे और एक पूरी तरह से बना के रखे इसको, ठीक है। तो ये स्ट्रेचर हेड हो गया इसका, ये हेडर हेड हो गया। तो ये अपने यहाँ से समझ सकते हैं एक ब्रिक को, ठीक है। स्टैंडर्ड ब्रिक के बारे में बात करेंगे तो ब्रिक क्या है, ब्रिक एक रेक्टेंगुलर शेप ऑफ साइड दैट कन्वीनियंटली हैंडल टू विद वन हैंड, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पोर्शन का या फिर अपन रेक्टेंगुलर मोल्डेड पार्ट है जो अपन खुद से बनाते हैं क्ले का, ठीक है। उसके बाद ब्रिक मेड ऑफ वन क्ले इन मिक्सचर ऑफ सैंड लाइम एंड पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट। जब भी अपन ब्रिक को यूज़ करेंगे तो अपन क्या करते हैं, एक वन ब्रिक लेते हैं यानी कि पकी हुई ईंट लेते हैं, ठीक है, उसको सैंड और लाइम या फिर पोर्टलैंड सीमेंट जो भी अपन एक मोर्टार यूज़ करेंगे उसके साथ में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक, अब देखो ब्रिक यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो स्टोन है, स्टोन क्या हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं तो अपन क्या करते हैं उसका ऑल्टरनेट देखते हैं। तो ब्रिक अपन को एक बेहतर ऑल्टरनेट के रूप में मिल जाती है जो कि इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, उसको हर जगह बनाया जा सकता है, ठीक है। यदि मैं साइज़ की बात करूँ, स्टैंडर्ड साइज़ की बात करूँ तो ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 19x9x9 सेंटीमीटर के अंदर मैं बात करूँ, वहीं mm की बात करूँगा तो ये 190 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा, और ये 90 mm हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो 19 सेंटीमीटर हो गई, इसकी जो विड्थ है वो 9 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी थिकनेस या फिर हाइट की अपन बात करें वो भी 9 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड साइज। वहीं ये नॉमिनल साइज़ की बात करें यानी कि अपन मोर्टार को भी उसके साथ ऐड कर दिया जाए, जब भी अपन ब्रिक को यूज़ करेंगे तो चारों तरफ मोर्टार तो लगता ही है, तो अपन क्या कर देते हैं 1 सेंटीमीटर इसके चारों तरफ इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब साइज़ क्या हो जाएगी 20x10x10, तो ये नॉमिनल साइज़ है, ठीक है। और ये होगी अपनी स्टैंडर्ड साइज़। बेसिकली अपन से स्टैंडर्ड साइज़ पूछी जाती है क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर। फिर अपन बात करते हैं, देखो आपने जो अभी ब्रिक देखी वो कन्वेंशनल साइज़ की ब्रिक होती है, कन्वेंशनल साइज़ की ब्रिक है, यदि इसको मेनली सेंटीमीटर के अंतर्गत यदि देखा जाए, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर देखा जाए तो इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 22.4 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर एंड 7.6। देखो अभी इसने पॉइंट आउट नहीं क्यों दिया, इसका रीज़न ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में पहले जो अपने दिया था वो चलता था अपने इंच के अंदर चलता था। तो यदि मैं लेंथ की बात करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 इंच की लेंथ होती है, विड्थ की बात करूँ तो ये 4 इंच होती है, और यदि थिकनेस की मैं बात करूँ या फिर हाइट की मैं बात करूँ तो ये 3 इंच की होती है। तो आपने देखा होगा कई बार बोलते हैं 9 इंच की दीवार चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा उसकी साइज़ वो क्या है, एक लेंथ के अकॉर्डिंग अपन उस कन्वेंशनल ब्रिक को यूज़ कर रहे हैं। या फिर अपन कहते हैं भाई 4 इंच की या फिर 4.5 इंच की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 4 इंच क्या हो गया उसकी ब्रिक की विड्थ हो गई, या फिर अपन उसको ब्रिक को एज बाई एज अपन यूज़ करते हैं तो उसकी साइज़ 3 इंच के बराबर हो जाती है। तो वही यहाँ से क्रिटिकली लिया हुआ है, कन्वेंशनल ब्रिक का साइज़ भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन काउंट्री ब्रिक या फिर फील्ड ब्रिक की, ठीक है। ये ब्रिक मेनली नॉर्मली अपन यूज़ नहीं करते हैं, ये उसी को इंच में कन्वर्जन कर दिया है, वही 9 इंच, 4.5 इंच एंड 3 इंच, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन जो अपन मेनली ऑन फील्ड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करते हैं तो अपन उसको
सीधा सीधा क्लासीफाई किया हुआ अपन ने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। ठीक है, ये क्लास है, इस क्लास के बारे में अपन और डिस्कस करेंगे, कौन सी क्लास में अपन कौन सी ब्रिक को रखते हैं, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके बाद यदि स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिकली ये देखो, ये कई बार पूछा जा रहा है आजकल कोड के अकॉर्डिंग कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग ब्रिक का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो वो स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया के अंदर किया हुआ है। इसके अंदर क्लास 3.5 से स्टार्ट हो जाएगी, 3.5 हो गया, 7.5 हो गया, 10 हो गया, 12.5 हो गया, 15 हो गया, 17.5 हो गया, 20 हो गया। इस तरह से 3.5 से लेके और 35 तक डिफरेंट स्ट्रेंथ की जो ब्रिक होती है उनको कैटेगराइज किया हुआ है। उसके बाद अपन यदि यूज़ की बात करें कि भाई बेसिक यूज़ के ऊपर, तो एक कॉमन ब्रिक हो गई जो अपन मेनली वॉल है उसके अंतर्गत अपन यूज़ करते हैं, कोई फेसिंग वर्क के यूज़ कर रहे हैं कोई, या फिर इंजीनियरिंग ब्रिक के अंतर्गत यूज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है उसकी बेसिक टाइप के अकॉर्डिंग, भाई एक तो सॉलिड ब्रिक होती है, एक पैराफोरेटेड होता है जिसके अंदर क्या है छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, एक हॉलो ब्रिक्स भी हो सकती है और सेलुलर ब्रिक भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने इसको क्लासीफाई कर दिया है ब्रिक को इसका। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मेनली कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब ये ब्रिक जो बनती है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल, या फिर अपन बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा ब्रिक के अंतर्गत जो पाया जाता है वो सिलिका पाया जाता है। ठीक है, सिलिका की कंटेंट है वो कितनी पाई जाती है, 50 to 60% सिलिका इसके अंतर्गत पाई जाती है। एल्यूमिना की मैं बात करता हूँ तो 20 to 30% एल्यूमिना इसके अंतर्गत पाई जाती है। लाइम की बात करते हैं तो लाइम पाया जाता है अपना 4 to 5%, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है 5 to 6%, और मैग्नीशिया जो कंटेंट है वो 1% के अप्रॉक्स पाया जाता है। कोई भी एक नॉर्मल ब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्ले ब्रिक की अपन बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट कंपोजिशन पाया जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सिलिका कंटेंट क्या है, एल्यूमिना कितना है, लाइम कितना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि इन जो कंपोनेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनका रोल क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इनका रोल क्या होता है फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंतर में पाया जाता है 50 to 60% सिलिका। ठीक है, तो सिलिका का काम क्या है, सिलिका मेनली क्या करता है, प्रिवेंट द क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वॉर्पिंग। यानी कि सिलिका ब्रिक के अंतर्गत ना तो क्रैकिंग को होने देता है, ना श्रिंकेज होने देता है, ना वॉर्पिंग को होता है। या फिर अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये एक ब्रिक के अंतर्गत यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि सिलिका का मेन रोल क्या है, तो क्या है, यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, वही मैं बात करूँ वही, चलो ठीक है 50 to 60% यदि सिलिका पाया जा रहा है, ये रिटेन रख रहा है शेप के अंतर्गत, रिटेन एंड शेप रख रहा है। ठीक है, तो अब यदि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सेस में यदि सिलिका हो, तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है ब्रिक के अंतर्गत। तो ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यदि सिलिका की क्वांटिटी आप बढ़ा दोगे तो इससे क्या होगा, सॉइल क्या हो जाएगी, कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। कोहेजन का मतलब क्या होता है, सेम पार्टिकल के अंतर्गत जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, कोहेजन कहते हैं। तो उसको ब्रेक कर देती है। इसका मतलब क्या हो गया, सॉइल है वो क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं लूज ऑफ कोहेजन, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं मेक ब्रिक ब्रिटल। ठीक है, तो अपने एडवांटेज देखा तो सिलिका की जो प्रेजेंस है उसकी वजह से तो क्या होगा, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग रोकेगी और यूनिफॉर्म शेप बनी रहेगी, यानी कि रिटेन एंड शेप हम डायरेक्टली शॉर्ट में कह सकते हैं। और वहीं यदि अपन इसको सिलिका के डिसएडवांटेज की बात करें, यानी एक्सेस में सिलिका प्रेजेंट रहेगी तो क्या कर देगी, ब्रिक को ब्रिटल कर देगी। सेकंड अपन बात करते हैं एल्यूमिना की। तो कंटेंट इसका कितना रहता है, 20 to 30% इसके अंतर्गत एल्यूमिना का कंटेंट रहता है। एल्यूमिना का जो मेन रोल होता है वो क्या करता है, इट इम्पैक्ट्स ऑन प्लास्टिसिटी, यानी कि ये ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे भी अपन जैसे आटे को गूंथते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक होता है, तभी तो अपन उसकी रोटी बना पाते हैं। ठीक है, एक तरह से नीडिंग एक्शन करता है, एक तरह से किसी भी दूसरे मोल्ड के अंदर उसको आसानी से ढाल सकता है। ठीक है, तो उसकी प्लास्टिसिटी कहती है, यानी जिस शेप अपने डाल दिया उस शेप में ही वो रहेगा। ठीक है, तो वो अपनी इसकी प्लास्टिसिटी होती है। तो मेनली एल्यूमिना प्लास्टिसिटी देता है। वहीं यदि एल्यूमिना का भी यदि एक्सेस हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एल्यूमिना हो जाएगा, तो उसकी वजह से श्रिंकेज और वॉर्पिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अपन को एक सुटेबल मात्रा के अंतर्गत ही एल्यूमिना को इसके अंतर्गत रखना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइम की। ठीक है, अपना जो थर्ड कंस्टिट्यूएंट हो गया वो क्या हो गया, लाइम हो गया। लाइम का भी काम ये है, ऑल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। ये भी क्या है, श्रिंकेज को और क्रैकिंग को रोकता है। बट यदि लाइम की मात्रा एक्सेस में हो जाती है तो क्या कर देता है, जब अपन इसकी बर्निंग कर देते तो ये मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, मेल्ट हो जाता है, जिससे अपनी ब्रिक है वो क्या करती है, शेप को लूज कर जाती है, शेप अपनी खो देती है। ठीक है, तो लाइम की कंटेंट इसलिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द ब्रिक, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन इज कन्वर्ट इनटू क्विक लाइम। बर्निंग अपन बात करते हैं, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCO3 होता है। ठीक है, जैसे इसकी अपन ने बर्निंग करी तो ये क्या हो जाएगा, क्विक लाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CaO + CO2 है ना। तो ये क्विक लाइम हो गया,
प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाती है। तो इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा कंटेंट होता है तो मेल्ट हो जाता है। तो ये भी अपन को याद रखना है कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्विकलाइम बनता है, क्विकलाइम से क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ब्रिक है जो अपनी शेप को खो देती है। उसके बाद अपन बात करते हैं आयरन ऑक्साइड। तो मेनली जो आयरन ऑक्साइड एक तो क्या है, इसको स्ट्रेंथ में तो सपोर्ट करता है, इसके साथ साथ में ब्रिक को कलर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर मिलता है और ये ऑल्सो हेल्प टू फेस डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। एक तो स्ट्रेंथ जनरेट करता है, दूसरा इसका कलर देता है। और इम्प्रूव इम्परमेबिलिटी। इम्परमेबिलिटी मतलब क्या होता है भाई, सॉइल को क्या बनाता है, इम्परमेबल बनता है, यानी इसके अंदर से वाटर प्रूफ बनाता है। जैसे वाटर इंसर्ट करेंगे तो वाटर बाहर की तरफ नहीं जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट जो लास्ट आता है अपना मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया ऑल्सो प्रिवेंट श्रिंकेज इन ब्रिक एंड इम्पार्ट येलो स्टेंट इन द ब्रिक। ये भी इसके अंदर येलो टेंट प्रोवाइड कर, तो कलर भी दे रहा है और दूसरा इसको श्रिंकेज से प्रिवेंट करता है। लेकिन यदि मैग्नीशिया की कंटेंट ज़्यादा हो जाती है कई बार, ठीक है, तो वो भी हार्मफुल हो जाती है, उससे अपनी एफ्लोरेसेंस का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद ये तो देखो अपन ने पढ़े थे कि जो गुड क्वालिटी ब्रिक के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। अब कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, यानी हार्मफुल हैं। ठीक है, जैसे कि लाइम स्लैकिंग की बात करें, लाइम की कंटेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तभी अपन ने पढ़ा था लाइम की कंटेंट ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, स्लैकिंग होती है। लाइम के अंदर जैसे ही अपन वाटर ऐड करते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वो ड्राई होगा तो उसके अंदर क्रैकिंग आ जाएगी और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और इससे कलर भी इसका क्या हो जाता है, रेड टू येलोइश हो जाता है, एक लाइम की स्लैकिंग ज़्यादा होगी। फिर अपन बात करते हैं आयरन पायराइटीज की। ठीक है, तो आयरन पायराइटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आयरन पायराइट लीड्स द क्रिस्टलेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक। इससे भी क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक हो जाएगा ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस, क्योंकि जो पायराइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ब्रिक पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होकर टूट जाएगी। ठीक है, तो आयरन पायराइटीज भी इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। एल्कलीज की बात करते हैं, तो एल्कलीज क्या है, एज ए फ्लक्स की तरह फ्लक्स ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ब्रिक विद एक्सेस कॉज द ब्रिक फ्यूज। यानी जो कम मात्रा में यदि एल्कलीज है तो वो इसको हेल्पफुल रहता है, यानी जलाने में सहायक होता है। लेकिन यदि ज़्यादा एक्सेस में हो गया तो क्या हो जाता है, उससे ब्रिक अपनी ट्विस्ट कर जाएगी या फिर वार्पिंग उसके अंतर्गत हो जाएगी। ट्विस्टिंग या वार्पिंग इसके अंतर्गत जनरेट हो जाती है। तो इसलिए एल्कलीज की भी कंटेंट कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एल्कली की वजह से क्या होता है, एफ्लोरेसेंस भी जनरेट होता है। एफ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे अपन देखा कि कोई जो ब्रिक होती है उसके ऊपर अपन वाटर डालते हैं तो उसके अंदर वाइट सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है भाई, एफ्लोरेसेंस कहलाती है ब्रिक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पेवल्स या स्टोन। पेवल्स यानी कि स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े, उन्हीं को अपन पेवल्स कहते हैं। यदि ये ब्रिक के अंतर्गत रहेंगे तो उसकी क्या है, यूनिफॉर्म से नहीं बन पाएगी भाई, उसको प्रॉपर मिक्स भी नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन से ब्रिक क्या हो जाएगी अपनी, वीक हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। यदि वो निकल गया वहाँ से स्टोन का कोई टुकड़ा है तो क्या हो जाएगी, पोरस भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर हेल्प्स टू बर्निंग ऑफ ब्रिक बट इफ दे आर लेफ्ट अनबर्न। यदि इसके अंदर हैं तो बर्निंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यदि वो अनबर्न रह गए, यानी कि पूरी तरह से जले नहीं हुए और उनका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या है, उसके अंदर गैस का फॉर्मेशन कर देते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्रिक की लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि वॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि मेन अच्छे कौन से होते हैं और कौन कौन से उसके लिए नुकसानदायी होते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, कि ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो इसके अंदर 4 प्रोसेस हैं, मतलब 4 स्टेप कह सकते हैं इनको। जैसे सबसे पहले अपन प्रिपरेशन ऑफ क्ले करेंगे, उसके बाद मोल्डिंग करेंगे, थर्ड अपन ड्राइंग करेंगे और फोर्थ वन इज बर्निंग। यानी सबसे पहले एक सॉइल है उसको अपन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, दूसरा अपन मोल्डिंग करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर ढांचे के अंदर या मोल्ड के अंदर अपन उसको ढालेंगे। उसके बाद अपन उसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी बर्निंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, इसके अंदर भी कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनका कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, इनके दे देगा अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग, डिगिंग, अनसॉइलिंग, इस तरह से भी क्रम भी कई बार इनका पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले पहला स्टेप है, उसके अंदर फर्दर प्रोसेस है। सबसे पहले अपन अनसॉइलिंग करेंगे, यानी पर्टिकुलर कोई भी एक फील्ड है तो फील्ड के ऊपर आप गए तो अनसॉइलिंग मतलब क्या हो गया, सॉइल को हटाना है। ठीक है, तो ऊपर के जो 20 सेंटीमीटर है या फिर 20 mm जो सॉइल है उसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसको कोई यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं भाई, पत्थर के टुकड़े मिल जाएंगे, वेजिटेशन मिल जाएगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर की लेयर को बिल्कुल ही यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आएगा डिगिंग। डिगिंग का मतलब क्या होता है,
उसको खोद देते हैं, जोत देते हैं एक तरह से, है ना, कल्टीवेट कर देते हैं। तो सॉइल डग आउट एंड स्प्रेड ओवर द लेवल ऑफ फील्ड एंड प्रिपेयर टू नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ क्लीनिंग। ठीक है, अपने उसको क्या कर दिया, डिगिंग कर दी उसकी सॉइल की, ठीक है, उसको खोद दिया गया है। उसके बाद जो अपन ने डिगिंग की है उसके बाद में से अपन क्या करेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, क्लीनिंग करेंगे। तो क्लीनिंग के अंदर क्या होगा भाई, जो अपने डिग आउट जो की है सॉइल, उसको क्या किया है, क्लीन किया है। तो क्लीन के अंदर जो कोई स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, वेजिटेशन है, उनको अपन पूरी तरह से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। ठीक है, क्लीनिंग के बाद अपन उसको क्या कर लेंगे, ये जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, वेदरिंग, मतलब अब जो अपने सॉइल है उसको डग किया है, क्लीन कर दिया, उसको छोड़ देंगे अपन एक सीजन के लिए, छोड़ देते हैं कई बार। ठीक है, जिससे क्या हो, वो पूरी तरह से क्या हो जाए, वेदर्ड हो जाए। वेदर्ड यानी कि छोटे छोटे पार्ट का डिसऑर्डर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, जिसको अपन कुछ मंथ के लिए छोड़ दिया, जैसे बारिश के सीजन के अंदर छोड़ दिया अपन उसको, वो डिके हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो ब्लेंडिंग आती है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से मिक्स करना। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट है उनको, जैसे कई बार क्या होता है, कोई ब्रिक है तो उसके अंदर क्ले की कंटेंट ज़्यादा है, सिलिका की कम है, ठीक है, लाइम ज़्यादा है, मैग्नीशिया की कम है, तो उन सबको अपन क्या है, प्रॉपर रेशियो के अंतर्गत मिक्स करते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं। तो उसको अपन प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग अपन कह देते हैं। ठीक है, तो ब्लेंडिंग करने के बाद में फिर जो लास्ट स्टेप होती है वो आती है टेम्परिंग। तो टेम्परिंग के लिए एक स्पेशल टाइप की मिल यूज़ की जाती है, जिसको अपन कहते हैं पग मिल। पग मिल के अंदर कुछ नहीं है, सिलेंड्रिकल पोर्शन हो सकता है, रेक्टेंगल पोर्शन हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन यदि सॉक को मतलब सॉइल को इसके अंदर पोर करेंगे, फिर अपन इसको रोटेट करा देंगे, तो इसे प्रॉपर पूरा क्या हो जाएगी, उसकी मिक्सिंग हो जाएगी, और एक तरह से ऐसे नीडिंग एक्शन भी इसके अंदर पूरा कंप्लीटली हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट के अंदर कट के। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, उसकी टेम्परिंग कहलाती है जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की अपन जो बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा भाई, उसके बाद मोल्डिंग। ठीक है, तो मोल्डिंग ऑफ द क्ले। हाँ, सेकेंड स्टेप था मॉडलिंग ऑफ क्ले। तो मॉडलिंग ऑफ क्ले के अंदर क्या करना है अपन को, जो भी अपना जो सॉइल है, जो अपन ने अभी प्रिपेयर किया है, क्ले जो प्रिपेयर किया है, उसको एक डिजायर्ड शेप के अंतर्गत क्या करना है, मोल्ड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन दो तरह के मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो स्टील के मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर वुडन मोल्ड भी अपन यूज़ कर सकते हैं। और जो भी अपन मोल्ड यूज़ करते हैं तो उसके बारे में ये याद रखना है अपन को, उसकी जो साइज़ होगी वो थोड़ा सा क्या होगा, 10 to 12% अपन क्या लेते हैं, ग्रेटर लेते हैं। और क्यों लेते हैं कि जैसे अपन ब्रिक को मोल्ड करने के बाद ड्राइंग के लिए रखते हैं तो वो क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। ठीक है, तो ब्रिक क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है, और अपन को जो डिजायर शेप नहीं मिल पाती है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। इसलिए अपन क्या कर देते हैं, इस श्रिंकेज को काउंटर बैलेंस करने के लिए 8 to 10 to 12% ग्रेटर देन साइज़ का मोल्ड यूज़ करते हैं। इस मोल्ड की जो डेप्थ है वो 10 mm तक प्लेस रहती है, जो अपन एक तरह से फॉग का मार्क करते हैं। ऊपर की तरफ इसको देखो, मेनली इसको दो पार्ट होते हैं, तो पैलेट बोर्ड होता है, एक होता है स्टैक बोर्ड। ठीक है, तो स्टैक बोर्ड के अंदर पहले से ही एक एलिवेटेड पोर्शन रहता है 10 से 20 mm के ऊपर, जिसको अपन फॉग मार्क यहाँ पे लग जाते हैं। फॉग मार्क के अंदर अपन क्या कर देते हैं, ये ओपन स्पेस रहता है, जो आपने ब्रिक देखा होगा, ऊपर जो टॉप सरफेस है वो क्या होती है, उसकी थोड़ी सी खाली रहती है। और वो क्यों रहती है, मेनली कि जब भी अपन ब्रिक को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फॉग है उसके अंदर मोर्टार फिल हो जाए, दूसरी ब्रिक की तरह एक तरह की एलिमेंट की तरह बिहेव करे। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि जो फॉग है उसको हमेशा क्या रखते हैं, टॉप सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं, एक्सेप्ट ऊपर भी टॉप लेयर की, यानी कि जो फिनिशिंग वाली है उसमें अपन क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। बस इतना अपन को याद रखना है। इसमें क्या है, मेन चीज़ जो इसका है कि फॉर मोटार, यानी अपन यूज़ की बात करें फॉग की, और सेकंड क्या हो गया, उसमें अपन ट्रेड नाम या मैन्युफैक्चरर नेम भी लिख देते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा आता है, की फॉर मोटार। ठीक है, उसके बाद मोल्डिंग की अपन कुछ मेथड कर, जैसे कुछ जो मोल्डिंग है अपन हैंड मोल्डेड भी करते हैं और मशीन मोल्डिंग भी करते हैं। अब हैंड मोल्डिंग के अंदर अपन दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपन ग्राउंड के अंदर ही मोल्डेड कर रहे हैं, या फिर अपन टेबल के ऊपर मोल्डेड करते हैं। ठीक है, दो टाइप से हैंड मोल्डेड की जाती है। तो क्वालिटी ऑफ टेल मोल्ड ब्रिक आर कंपेरेटिवली बेटर देन द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड मोल्ड ब्रिक। इफ द रेट ऑफ मोल्डिंग ऑल्सो कंपेरेटिवली बेटर देन ग्राउंड मोल्डिंग, यानी जब टेबल के ऊपर अपन मोल्डिंग कर रहे हैं तो एक तरह से उसकी क्या है, जो क्वालिटी है ब्रिक की वो अच्छी रहती है, और एक आउटपुट भी अपन को ज़्यादा मिलता है उसके अंदर। सेकंड आता है मशीन मोल्डिंग। तो मशीन मोल्डिंग के अंदर अपन दो प्रोसेस यूज़ करते हैं, एक तो अपनी होती है प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग ब्रिक, और दूसरी होती है ड्राई क्ले ब्रिक। ठीक है, तो ड्राई क्ले मोल्ड ब्रिक ऑल्सो कंप्लीट बेटर देन प्लास्टिक क्ले मोल्ड ब्रिक। यानी कि अपने क्या किया, देखो सीधा सिंपल से एग्जांपल मैंने बात करूँ, जो लोग यदि रूरल बैकग्राउंड से हैं तो वो ये सोचिएगा कि जो अपन चारे की जो मशीन होती है उसके अंदर अपन हैंडल करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, पीछे से चारे को प्रेस करते हैं और आगे से एक कटर होता है वो काटता हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह का प्रोसेस इसके अंतर्गत होता है, यानी पीछे से क्या करते हैं अपन मोल्ड को, मतलब मोल्डेड जो रॉक है, सॉरी
जो अपनी प्रिपेयर्ड जो क्ले है उसमें अपन क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड जो क्ले है उसको पीछे से प्रेस करेंगे और आगे की तरफ एक वायर की हेल्प से उसको हम एक डेजर्ट शेप के अंतर्गत कट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन को दोनों तरह की मिल जाएगी। ड्राई प्रेस के अंदर अपन क्या करेंगे, जो वाटर की कंटेंट है, ठीक है, वाटर की कंटेंट है उसको अपन क्या लेते हैं, कम लेते हैं ड्राई प्रोसेस के अंतर्गत। बस सिंपल सा इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है ड्राइंग की। तो जब भी अपन मोल्डेड ब्रिक जो अपनी होगी उसको अपन क्या करेंगे, ओपन में सनलाइट के अंतर्गत अपन क्या कर देते हैं, उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, सूखने के अंदर 3 से 12 दिन का टाइम लगता है कोई भी ब्रेक होती है। और उसको अपन क्या करते हैं, या एज बाई एज, या तो अपन उसको खड़ी या फिर उसको एकदम आड़ी, है ना, उस तरह से अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपन को डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इस तरह से अपन ब्रिक को अरेंज करेंगे, बीच में हॉलो स्पेस छोड़ते हैं जिससे क्या है पूरे एयर का सर्कुलेशन हो सके। और देखो ड्राइंग करते क्यों, देखो जब भी अपन बर्निंग यदि डायरेक्टली कर देंगे, यदि अपन ने कोई ब्रेक मोल्डेड ब्रेक उसको डायरेक्ट बर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत ले गए तो उसके डिके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सडनली क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा तो उससे एक्सेस में श्रिंकेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं, उसको पहले ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग प्रोसेस के अंतर्गत जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अप टू 2% तक अपन लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग है वो नेचुरली भी हो सकती है फिर आर्टिफिशियल भी। नेचुरल का सिंपल सा ही प्रोसेस होता है, अपन ने ब्रिक को रख दिया, स्टैक कर दिया एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बाद, और उसके अंदर नेचुरल एयर का फ्लो हो रहा है। दूसरा ये होता है आर्टिफिशियल के अंदर अपन कोई भी एक पर्टिकुलर क्या कोई वेयर हाउस लिया या फिर अपन ने कोई एक रूम लिया। ठीक है, रूम के अंदर अपन क्या करते हैं, हॉट गैसेस का फ्लो करवा देते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, अब ये काम अपना थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना है कि जब ड्राइंग प्रोसेस रखें तो ब्रिक को हमेशा कैसे रखेंगे, स्पीड अप करने के लिए इसको या तो एज से रखेंगे या फिर अलोंग द फेस रखेंगे अपन उसे ब्रिक को। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप में आता है वो आता है अपना बर्निंग ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ ब्रिक क्यों प्रोवाइड करते हैं अपन, क्योंकि एक पूरी सफिशिएंट स्ट्रेंथ वो गेन कर ले, एक सफिशिएंट हार्ड हो जाए, डेंस हो जाए और ड्यूरेबल हो जाए। ठीक है, यानी उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, उसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ हो जाए और हार्डनेस चेक हो जाए। ठीक है, तो बर्निंग शुड बी डन प्रॉपरली। यदि अब देखो बर्निंग एक फिक्स होनी चाहिए, यदि ओवर बर्न कर दिया तो फिर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो अपन ब्रिक होगी बहुत सारी ट्विस्टिंग बातों की वजह से काली पड़ जाती हैं ब्रिक्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, फिर उसको अपन एज ए ब्लास्ट ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी शेप खो देती है, ट्विस्ट हो गई, बात हो गई, है ना। या फिर ओवर बर्न तो ये हो गया। फिर अंडर बर्न की अपन बात करते हैं। अंडर बर्न में क्या होता है, वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं लाती, यानी जितना अपन को डिजाइन लोड उसको ऊपर देना है उसने उसको कैरी नहीं कर पाती है, तो वो क्या कहलाती है, अंडर बर्न कहलाती है। यदि मैं वही बर्निंग टेम्परेचर की बात करूँ तो जो बर्निंग का जो टेम्परेचर है वो अपन को मेंटेन करना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 900 to 1100 डिग्री सेल्सियस तक अपन रखते हैं, जिसके अंदर पूरी तरह सिल्का और जो लाइम है पूरी तरह से एक दूसरे मतलब फ्यूज होकर एक दूसरे में मेल्ट हो जाए, तो एक प्रॉपर होमोजीनियस ब्रिक बन जाए। ठीक है, अब बर्निंग है वो अपन 2 प्रोसेस हैं इसके मेनली, या तो अपन क्लैम्प बर्निंग कर सकते हैं या अपन क्लीन बर्निंग कर सकते हैं। देखो क्लैम्प क्या होता है, क्लैम्प एक छोटे लेवल पे होता था जो मेनली रूरल एरियाज़ के अंदर अपन करते थे। लोकल एक फार्मर है वो भी अपने लिए कर लेते, उसको घर बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने खेत से मिट्टी बनाई, खुद से ही मोल्ड किया, और एक छोटे लेवल पे अपने खुद का जो ईंधन है अपन जैसे चाहे काऊ डंग हो गया या फिर जो लकड़ियाँ हो गई, ठीक है, उसको अपन यूज़ करके या फिर अपने कोई भी एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसको यूज़ करके वो खुद से बना लेता है। ठीक है, उसको हम देसी भाषा में भट्टा कह देते हैं, खुद का भट्ट लगा लिया भाई उसने छोटा सा। ठीक है, उसके लिए सफिशिएंट जैसे 30,000 ब्रिक की ज़रूरत है, 40,000 ब्रिक की ज़रूरत है, उतना उसने रिक्वायर्ड में बना लिया। दूसरा होता है क्लीन, जो अपन देखते हैं नॉर्मली। ठीक है, जो अपन इंडस्ट्री के अंदर यूज हैं जो बड़े बड़े भट्टे होते हैं। ठीक है, तो वो दूसरा मेथड होता है क्लीन। इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं अपन। जैसे बर्निंग ऑफ क्लैम्प है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले एक ट्रेपेजोइडल कोई सेक्शन लिया ग्राउंड को, ठीक है, उसकी लॉन्गर साइड को एक साइड से राइज कर दिया 15 डिग्री, यानी कि जो एंगल है ये याद रखना 15 डिग्री का एंगल होता है क्लैम्प के अंदर एक लेयर के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले अर्थ अपन ने यहाँ पे ले कर लिए, उसके बाद में अपन ने फ्यूल रख दिया। ठीक है, फ्यूल के अंदर क्या हो सकता है, काउडंग हो सकता है, वेजिटेशन हो सकता है, लकड़ियाँ हो सकती हैं। उसके बाद 4 से 5 लेयर अपन क्या करते हैं, ब्रिक की इसके ऊपर ले कर देते हैं। ठीक है, ब्रिक की लेयर को बिछा देते हैं। उसके बाद फिर अपन फ्यूल रखेंगे, फिर ब्रिक रखेंगे, फिर लेयर रखेंगे, इस तरह से। और लास्ट में अपन क्या करते हैं, पूरी अर्थ से इसकी फिलिंग कर देंगे और इसको बर्न करा देंगे। ठीक है, एक तरफ ये मड़की बॉल बना दी अपन ने, इधर ये रेज बना दी। ठीक है, ये एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन के अंतर्गत चलता है अपने बिलो द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से ये अपन इसका प्लान बना लेते हैं। तो इसके अंदर क्या याद रखना है, एक तो इसका एंगल को कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लेता है कि क्लैम्प के अंदर कितने डिग्री एंगल मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ए ब्रिक वॉल मड कंस्ट्रक्टेड अलोंग द शॉर्टर साइड एंड फ्यूल लेइंग हैविंग द थिकनेस ऑफ 70 to 800 mm, यानी कि अपने 4 से 5 जो लेयर बिछाई हैं इसके बीच में जो फ्यूल लगाया है। ठीक है,
तो फ्यूल कितना होना चाहिए भाई, 70 से 80 सेंटीमीटर लेयर में एक फ्यूल की लेयर आनी चाहिए, ठीक है। अब फ्यूल के अंदर क्या हो सकता है, ये अपन बताए भाई, ग्रास हो सकती है, राइस ऐस हो सकता है, वुड हो सकता है, काऊ डंग हो सकता है, कोल डस्ट हो सकता है, ये सारे अपन फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बर्निंग और ये जो प्रोसेस है उसके अंदर अब देखो, अब एक तो अपना क्या है, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, यानी 2 से 3 महीने तक लगातार चलता रहता है ये प्रोसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम लगता है। दूसरा इसका जो एडवांटेज क्या है कि इसमें किसी की सुपरविजन की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, अपने इसमें एक बार बर्निंग स्टार्ट हो गई तो फिर 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूसली वो चलती रहेगी, ठीक है। और जो इसके अंदर पूरा जो फ्यूल है वो यूज हो जाता है और ये थोड़ा सा इकोनॉमिक पड़ता है, ठीक है। लोकलाइज जो फ्यूल है उसको अपन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अपना कि हीट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है भाई। हो सकता है कि ब्रेक यदि फ्यूल अपने ज़्यादा लगा दिए, यदि इस लेबर की हेल्प से नहीं किया, सुपरविजन की बंदोबस्त था नहीं, तो या तो ओवरबर्न हो जाती है कई बार, ठीक है, या फिर क्या हो जाता है, अनबर्न भी रह जाती है। तो इससे अपन को क्या है कि यूनिफॉर्म क्वालिटी की ब्रेक बहुत कम मिल पाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट कर दिया इस मेथड को। उसके बाद आता है अपना क्लीन, ठीक है। तो क्लीन क्या होता है, एक लार्ज साइज की एक बर्निंग प्रोसेस के लिए जो भट्टे होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा, धुआं निकलता होगा उनसे, ठीक है। तो ये कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ से अपन ब्रेक लेके आते हैं, ठीक है, वो ये प्रोसेस होती है। और इसमें जो अपनी जो क्लीन है वो 2 टाइप से अपन ने डिवाइड की हुई है, एक तो होती है इंटरमिटेंट, एक होती है कंटिन्यूस क्लीन। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ सीजन तक तो चलती है, उसके बाद में बंद हो, जैसे रेनी सीजन हो गया तो फिर अपन ब्लॉकेज हो गया, कुछ सीजन तक, इन 2-3 महीने अपन को आउटपुट मिलेगा, उसके बाद बंद मिलेगा, ठीक है। कंटिन्यूस के अंदर अपन क्या लगातार आउटपुट मिलता रहेगा, यानी कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी अपनी कंटिन्यूस। तो जैसे कि अप ड्राउट क्लीन और डाउन ड्राउट क्लीन, इसके 2 टाइप हो गए इंटरमीडिएट के, ठीक है। उसी तरह यदि कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है बुल ट्रेंच, एक होता है हॉफमान और एक होता है टनल क्लीन। इनके बारे में भी अपन फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट क्लीन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्लीन में क्या आता है, ऑल द ऑपरेशन ऑफ लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग इज डन सीक्वेंशियली, यानी एक सीक्वेंस। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रिकों को उसके अंदर लोड करेंगे, ठीक है। जो क्लीन है उसके अंदर ब्रिक को अपन क्या करेंगे, लोड करेंगे, उसके बाद अपन उसको वहाँ पे बर्निंग करवाएंगे, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अनलोडिंग करेंगे। तो ये एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा, ठीक है। तो अब अपन को जो ब्रिक की जो सप्लाई मिल रही है वो कब मिल रही है, जब भाई अपन अनलोडिंग करें तभी तो मिल रही है। उसके बाकी टाइम तक क्या थे, अपने पास ब्रिक का कंटिन्यूस फ्लो नहीं था, ठीक है। तो ये इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 सेट ऑफ मेन डोर्स यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। इसके लिए 2 डोर होते हैं भाई, एक तरफ का डोर क्या होगा जो लोडिंग के लिए, दूसरा क्या होगा अनलोडिंग के लिए हो जाएगा। इसके अंदर जो ब्रिक है उनको वही 5-5 ब्रिक के अंदर लेयर्स के अंदर बिछा लेंगे, अप्रॉक्सीमेट 6 से 8 थिक की रख लेंगे, ठीक है। नीचे से ये फ्यूज़ रहेंगे जो ओपन फ्यूल के लिए, अपन इसके साइड से फ्यूल को अपन फ्लो करवाएंगे, ठीक है। तो 2-3 ब्रिक के बीच में एक छोटा छोटा क्या है, एक स्पेस छोड़ दिया जाएगा, किसके लिए, फ्यूल के लिए, ठीक है। अब अप ड्राउट क्लीन क्या होती है, इफ द मूवमेंट ऑफ गैस अलाउ टू टेक प्लेस इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट टर्म इज अप ड्राउट क्लीन। यानी कि जो अपन ये फ्यूल है, उस फ्यूल को अपन ने जलाया, फ्यूल की वजह से जो हॉट गैसेस निकली, ठीक है, उनका मूवमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंतर्गत होगा। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के होता है तो वो अपन क्या कर देते हैं, अप ड्राउट क्लीन कह देते हैं। वहीं यदि जो हॉट गैसेज का जो फ्लो है वो क्या हो जाए, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंतर्गत हो जाए तो उसको अपन क्या कह देते हैं, डाउन ड्राउट क्लीन कह देते हैं, ठीक है। तो इन डाउन ड्राउट क्लीन परमानेंट रूफ इज प्रोवाइड अलोंग द सेंट्रल चिमनी दैट परमिट द मूवमेंट ऑफ गैसेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउन ड्राउट के अंदर एक परमानेंट रूफ प्रोवाइड की जाती है जिससे कि जो चिमनी है, चिमनी के थ्रू जो गैस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंतर्गत मूव कर सकें, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ ब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम ड्राउट क्लीन इज कंपैरेटिवली बेटर देन द ब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द अप ड्राउट। इसलिए इसकी जो क्वालिटी है डाउन ड्राउट क्लीन की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अप ड्राउट क्लीन की वजह से, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं अपन कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, जहाँ से हमको कंटिन्यूसली आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है। तो इन कंटिन्यूस क्लीन सप्लाई ऑफ ब्रिक मेंटेन टू बी कंटिन्यूस एट ऑल द ऑपरेशन, लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग डन साइमल्टेनियसली। तो एक साथ इसके अंदर चलेगी। इसके अंदर क्या हो गया, मेनली जैसे अपन इसके अंदर 12 चैम्बर बना देते हैं, ठीक है, 12 चैम्बर बना दे दी, ठीक है। अब चैम्बर का नेम रख दिया 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर हो गए, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो चिमनी है वो मूवेबल होती है, जैसे अभी चिमनी यहाँ पे है, फिर वो यहाँ चली जाएगी, इस तरह से चैम्बर के ऊपर ये चिमनी है वो क्या करेगी, मूव करेगी। क्या करेगी भाई, चिमनी है वो क्या करेगी, मूव करेगी। अब देखो इसके पहले से क्या लिखा हुआ है, बुल ट्रेंच क्लीन। बुल ट्रेंच यानी ट्रेंच मतलब क्या होता है, गड्ढा।
एक तरह से अपन कह देते हैं कि ये ग्राउंड के अंदर होती है थोड़ी सी, है ना। ट्रेंच का मतलब क्या होता है, पिट एक तरह से, तो ये अंदर होती है इसके अंदर। ये कई बार पूछा था ग्राउंड से नीचे कौन सी होती है, हाफ माउंट है वो ग्राउंड के ऊपर होती है, टनल है तो बिल्कुल ही अंदर ही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर के ऊपर एक चिमनी है, क्या करेगी, मूव करती रहेगी। अब इन चैम्बर्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, लोडिंग, एम्प्टी, अनलोडिंग, कूलिंग, बर्निंग और हीटिंग, यही प्रोसेस है भाई। एम्प्टी करना या फिर पहले से खाली था ये चैम्बर, ठीक है, उसके बाद उसमें अपन ने लोडिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद अपन क्या किया, बर्निंग कर दी, फिर कूलिंग हो गई, फिर हीटिंग करी, फिर कूलिंग कर दी, फिर अनलोडिंग। तो ये प्रोसेस क्या है, चैम्बर लगातार कंटिन्यूसली मूव होती रहेगी चिमनी। आज यहाँ है तो भाई आज अपन को यहाँ से आउटपुट मिल रहा है, कल यहाँ से मिल जाएगा, तो इस तरह से अपन हर एक चैम्बर से कंटिन्यूसली आउटपुट अपन को मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक साथ चलती रहती है। और इसकी जो शेप है वो मेनली क्या होती है, या तो ओवल होती है या सर्कुलर होती है। कई बार रेक्टेंगुलर प्लान के अंदर भी अपन यूज कर लेते हैं फुल ट्रेंच प्लेन के अंदर। सेकंड अपन बात करते हैं हॉफमैन क्लीन की, ठीक है। हॉफमैन क्लीन के अंतर्गत क्या होता है, द क्लीन इज सर्कुलर इन प्लेन एंड कंसिस्ट फिक्स सेंट्रल चिमनी। इसके अंदर जो चिमनी है वो कहाँ होगी, सेंट्रल के अंदर होगी, ऊपर जिससे अपन का जो धुआं निकलता है वो क्या हो जाती है, एक तरह से सेंटर में अरेंज होती है, ठीक है। जहाँ से भी स्मोक निकलता है वो सेंटर में प्लेस होती है, जबकि बुल ट्रेन जो अपन देख रहे थे वो मूव कर रही थी चैम्बर टू चैम्बर, ठीक है। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट जोन हो गए, जैसे पहले जो चैम्बर है उसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, ठीक है। आज यदि लोडिंग हो रही तो कल वहाँ हीटिंग हो जाएगी, और परसों 3-4 में अनलोडिंग हुई तो वहाँ लोडिंग हो जाएगी। इस तरह से एक में ये हो चलता रहेगा, दूसरे दिन वो नेक्स्ट प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स एक चिमनी होगी, इसके अंदर क्या रखना है, और ये नंबर ऑफ फ्रैक्शन विच ऑपरेशन लोडिंग करना डन साइमल्टेनियसली, इसके अंदर भी साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई भाई, हॉफमैन क्लीन हो गई। सप्लाई जो ब्रेक है वो कंटिन्यूसली मेंटेन रहती है, सब्सिक्वेंटली अपन को ओपन क्लोजिंग डिफरेंट, आज इसको क्लोज किया कल दूसरे क्लोज कर देंगे, इस तरह से ये चलता रहेगा। यदि मैं कॉस्ट की बात करूँ तो इनिशियल कॉस्ट हॉफमैन क्लीन की है कंपैरेटिवली मोर देन होती है बुल ट्रेन से, ठीक है। बट ऑपरेशन कॉस्ट इज कंपैरेटिवली लेस, यानी कि इसके अंदर ऑपरेशन कॉस्ट कम है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। उसके अंदर ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा थी, इनिशियल कॉस्ट कम थी, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, हॉफमैन से ज़्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ ब्रिक्स अपन को ज़्यादा मिलते हैं इसके अंतर्गत, क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स भी आल्सो बेटर मिलती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए, यदि इनिशियल कॉस्ट को हटा दिया जाए तो इसका जो ऑपरेशन जो कॉस्ट है वो क्या पड़ता है, उससे कम पड़ता है, ठीक है। लास्ट आती है अपनी कंटिन्यूस के अंदर टनल, ठीक है। तो ये टनल या तो सर्कुलर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी जोन होते हैं, ठीक है। लोडिंग के लिए अलग जोन होता है, बर्निंग के लिए अलग होता है, कूलिंग के लिए अलग होता है, अनलोडिंग के लिए अलग होता है, और ये सब एक साथ काम करते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूस का मतलब ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक ट्रॉली होती है, फिर कन्वेयर बेल्ट होता है, जिससे जो ब्रेक हैं वो एक जोन से दूसरे के अंतर्गत क्या होती रहती है, मूव होती रहती है। भाई आज क्या हुआ, लोडिंग करी, उसके बाद वो हीटिंग जोन के अंदर चली जाएंगी, फिर कूलिंग जोन के अंदर चली जाएंगी, फिर अनलोडिंग जोन के अंदर चले जाएंगे, और अपन को इस तरह से कंटिन्यूसली आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है, टर्न प्लेन के अंदर। फिर अपन बात करते हैं, ये तो अपनी होगी सब मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद बात करें क्वालिटी या फिर टेस्टिंग ऑफ द ब्रेक की। भाई अपन को कैसे पता लगेगा कि जो कोई ब्रेक है वो क्वालिटी है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अच्छी क्वालिटी की ब्रेक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लीस्ट टेबल मोल्डेड, वेल बर्न्ड और फ्री फ्रॉम क्रैक्स, यानी कि एक तो टेबल मोल्डेड होनी चाहिए, अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए, बर्न हुई होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होने चाहिए, ठीक है। डायमेंशन टेस्ट की अगर बात करें तो देखो अपन ने देखा था कन्वेंशन साइज की ब्रिक की है वो ये होनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइज 90 होनी चाहिए, विद मोटार अपन बात करें तो 20। यदि वहीं मैं इसकी डेंसिटी की बात करूँ, ठीक है, यानी 1 मीटर की ब्रिक की बात करूँ तो 1800 kg उसका होना चाहिए, क्या डेंसिटी 1800 kg पर मीटर क्यूब। जी पर्टिकुलर एक ब्रिक की बात करूँ तो उसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 3.6 kg के समथिंग होना चाहिए, ठीक है। ये अपन सीधे डायमेंशन टेस्ट कर रहे हैं इसके। फिर अपन यदि साउंड टेस्ट की बात करें, यानी अपन ने मान लिया कि 2 ब्रेक लिया, उनको आपस में क्या किया, स्ट्रक कराया, यानी कि टकराया एक दूसरे को, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। रिंगिंग साउंड मतलब जैसे कि अपन जैसे 2 मेटल्स को अपन कभी भी ऐसे स्ट्रक करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, जो रिंगिंग की टन की जो आवाज़ आती है उसी तरह की यहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए, रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यदि अपन किसी ब्रिक को तोड़ के देखें, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब क्या होता है, सेम कंपोजिशन होना चाहिए हर एक पॉइंट के बाद में, ऐसा नहीं एक तरफ ज़्यादा हो, एक तरफ कम हो, एक तरफ वॉइड्स फिल हो और एक तरफ वॉइड नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन यानी कोई भी ब्रेक है उसको अंदर अपन 16 से 18 घंटे तक यदि पानी के अंतर्गत रखें, ठीक है, और उसके अंदर देखें कि ब्रिक ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। यदि अपनी फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो 20% से ज़्यादा पानी उसके ड्राई वेट का नहीं करना चाहिए, ठीक है।
सेकंड क्लास है तो 22 तक, और थर्ड क्लास है तो 25% तक भी वाटर एब्जॉर्ब करनी है। उससे ज़्यादा 24 घंटे के अंतर्गत पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर जो फर्स्ट क्लास ब्रेक है उसकी जो स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्लास की 7.5 और थर्ड क्लास की 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टफनेस की मैं बात करूँ तो टफनेस को क्या है, यदि आप 1 मीटर हाइट से किसी हार्ड सरफेस के ऊपर यदि ब्रिक को पटक रहे ऊपर से, है ना, तो वो टूटनी नहीं चाहिए। यानी 1 मीटर की हाइट से भी यदि अपन ने किसी ब्रिक को यहाँ पे गिराया है तो वो टूटनी नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हार्डनेस की बात करूँ या फिर एब्रेशन की बात करूँ तो यदि अपन अपने नेल्स से अपन किसी ब्रिक को स्क्रैच करें तो स्क्रैच नहीं होना चाहिए, इस पर इम्प्रेशन नहीं बनना चाहिए यदि वो सफिशिएंट हार्ड है तो। एल्कली टेस्ट की बात करूँ, यदि कोई ब्रिक है उसको पानी के अंतर्गत 24 घंटे तक रखा, ठीक है, उसके बाद उसको हटा दिया तो उसके ऊपर जो वाइट पैचेज हैं, वाइट जो पाउडर का जो डिपोजिशन है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अपना एल्कली टेस्ट हो गया। तो ये अपन क्वालिटी को अपन पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्वालिटी को अपन मेजर किया जा सकता है कोई भी ब्रिक के अंदर। फिर अपन बात करते हैं ब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला अपना आ गया ओवरबर्न यानी कि ज़्यादा बढ़ गई, जल गई, है ना। तो सॉफ्ट मोल्टन मास इज प्रोड्यूस इन ब्रिक लूज दियर शेप नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। भाई आपने देखा होगा कई बार जो अपन ब्रिक आपने देखी हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और हार्ड हो जाती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसमें जो डिपॉजिट हो जाता है बहुत ज़्यादा जल जाती हैं वो। ठीक है, तो उस केस में वो अपने क्या है अपनी शेप को खो देती हैं, तो उसको अपन कंस्ट्रक्शन पर्पज से यूज़ नहीं कर सकते, वो एज ए बैलास्ट अपन यूज कर सकते हैं। अनबर्न की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो यदि पूरी तरह से बर्न नहीं हुई तो उसके अंदर हाई डिग्री ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और उसकी लेस स्ट्रेंथ रहती है। ब्लैक कोर की बात करते हैं, व्हेन ब्रिक क्ले कंटेन बिटुमिनस मैटर और कार्बन, इफ इट इज अंडर वन दैट कॉजेज ब्लैक कोर। उसके कोर जो अंदर का है उसमें बिटुमिन का कंटेंट है तो वो क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो ब्लैक कोर कह देते हैं। ठीक है, चप्स की बात करें, चप्स का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ड्राइंग के लिए अपन जब ब्रिक को रखी थी, ठीक है, उस टाइम यदि क्या हो गई, बारिश आ गई, तो उसके बाद यदि ब्रिक के ऊपर क्या हो गया, रेन की ड्रॉप हो गई, उसकी वजह से जो गड्ढे से बन गए, है ना, तो उनको अपन क्या कर देते हैं भाई, सॉरी क्या है, हाँ, चप्स। रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, यानी गरम जो ब्रिक यानी अपने बर्निंग जो प्रोसेस किया था उसके बाद में यदि अपन ने किया तो उसके बाद में क्या हो गया, उसके ऊपर रेन ड्रॉप हो गए, तो रेन ड्रॉप की वजह से जो निशान उसके अंदर फॉलिंग बन गए हॉट ब्रिक के ऊपर, तो वो अपन क्या कहलाते हैं, चप्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं क्रैक्स, चेक्स और डिफेक्ट्स। तो दिस डिफेक्ट में बी कॉज ऑफ लम्प्स ऑफ लाइम इन एक्सेस ऑफ वाटर, दिस डिफेक्ट कॉज लम्प्स एंड, अब यदि ब्रिक जो अपन देखे थे हार्मफुल कॉन्स्टेंट देखते हैं उसके अंदर यदि लाइम के लम्प यानी मिट्टी के ढेले हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो ब्रिक है वो पूरी यूनिफॉर्म नहीं बन जाती है, उसकी वजह से जब जैसे अपन बर्न किया तो लाइम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और उसके अंदर नूडल्स बन जाती हैं, एक्सपेंशन हो जाता है, उसकी वजह से ब्रिक क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं स्पॉट्स की। तो आयरन सल्फाइड इज प्रेजेंट इन ब्रिक क्ले रिजल्ट्स सच ब्रिक्स विल नॉट हार्मफुल अनसुटेबल टू एक्सपोज मैसोनरी वर्क्स, जिसके अंदर क्या हो स्पॉट्स बन जाए, आयरन सल्फाइड ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उसका जो कलर है उसके अंदर डार्क स्पॉट बन जाते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो कि अनसुटेबल है मैसोनरी वर्क के अंतर्गत। तो ये सारे इसके अंदर क्या हो गए डिफेक्ट्स भी इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। ब्लिस्टर का क्या होगा, ब्लिस्टर आर जनरली कॉज सरफेस ऑफ सीवर पाइप्स ड्रेन टाइप्स टू एयर इम्प्रेजेंट ड्यूरिंग द मोल्डिंग के अंतर्गत ये बबल्स इसके अंतर्गत जनरेट होगा, ठीक है, मोल्डिंग के अंदर यदि उसके अंदर बबल्स जनरेट होगी किसकी वजह से, या तो कोई जो वहाँ पास कोई सीवर का पाइप जा रहा है, ड्रेन जा रहा है, उसकी वजह से। फिर अपन बात करते हैं लैमिनेशन, दीज आर कॉज बाय द एंट्रैप्ड एंड वॉइड्स ऑफ क्ले, लैमिनेशन प्रोसेस थिन लैमिना ऑन द ब्रिक फेस देयर वेदर आउट एक्सपोजर सच ब्रिक्स आर वीक इन स्ट्रक्चर, यानी कि जब अपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे ब्रिक के अंतर्गत, ठीक है, तो एयर एंट्रैप्ड हो गई, एयर उसके अंदर कॉट रहेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, उसके अंदर वॉइड्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वीक रह जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया ब्रिक के बारे में। उसके बाद जो मैसनरी वाला पार्ट है उसके अंदर ब्रिक मैसनरी को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ये लेक्चर अपन पार्ट जो इसका ये फर्स्ट पार्ट है वो अपन यहीं पे क्लोज करते हैं, वो आगे की हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।